दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं यूपी के आगरा जिले से निवास करता हूँ। तो सर, आपका एफपीओ भी है, सो आपका इस विषय पर तो जाहिर तौर पर विशेषज्ञता है। तो किसानों को एफपीओ की शुरुआत कैसे करें, ये स्पष्ट तौर पर बताएं। एफपीओ को अगर देखा जाए तो इंग्लिश में उसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में उसे किसान उत्पादक संगठन बोलते हैं। ये एफपीओ तो वैसे बहुत 2013 से ही गठन हो रहे हैं। लगभग ये 2020 के बाद भारत सरकार की योजना के बाद जो प्रधानमंत्री जी की एक सफल योजना के अंतर्गत इसको जाना जाता है, तो उसमें इसका गठन हो गया, उसकी नई गाइडलाइंस आई, तब से इसका थोड़ा सा प्रचलन और लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से हो रही है और काफी रूबरी भी हो रहे हैं किसान पर। अगर किसान उत्पादक संगठन की बात करें तो किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए किसानों का ये समूह है जो सीमांत और छोटे किसान हैं हमारे, उनका ये संगठन है किसानों का। तो एक जैसा उत्पादन करने वाले किसान हैं, वो अपना एक संगठन बना के, ठीक है, कंपनी का गठन होता है। ये कंपनी एक्ट के थ्रू और सोसाइटी एक्ट के थ्रू इसका गठन होता है। तो ये ज्यादातर जो है कंपनी एक्ट के थ्रू होता है कंपनी का गठन। तो सर, इसमें कम से कम कितने किसान मिलकर एफपीओ की शुरुआत कर सकते हैं और इनकी क्या अधिकतम संख्या का भी कोई ऐसा कैपिंग है? इसका जो गठन होता है वो पहले 10 लोग किसान मिलके, जिनके नाम से जमीन हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और वो कृषि से रिलेटेड हो, मतलब किसान हो, तो वो मिलके उसका गठन करते हैं पहले। तो उनके नाम से 10 लोगों के नाम से पहले एक कंपनी का गठन होता है। जैसे ही वो कंपनी का गठन हो जाता है तो इसमें एक समतल क्षेत्र में 300 किसान उसमें जुड़े होने चाहिए एफपीओ में, तब वो एफपीओ अच्छी तरीके से रन करता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें 100 किसान जोड़ने होते हैं कंपनी गठन होने के बाद। तो ऐसा भी सुना गया है या थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है कि इसमें कुछ विभिन्न पद भी होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन बनेंगे इसके प्रेसिडेंट, जो भी कुछ इस तरह के पद होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी 10 लोग होते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स 5 होते हैं, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ में कुछ हमारे ओबीसी, एससी और जनरल किसान भी उसमें इंक्लूड होते हैं। 5 हमारे प्रमोटर होते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि उसमें सभी वर्गों के हमारे किसान हों एफपीओ में। अगर सफल किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करवाना है तो सभी वर्गों के किसानों को उसमें ले जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग के किसान उसमें आ जाए। जैसे कि चहुमुखी विकास करना है अपने एफपीओ का, अपने किसानों का, तो सभी वर्गों के किसानों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो एक सफल किसान उत्पादक संगठन निर्माण की एक शुरुआत होती है उसमें। एक सवाल पे थोड़ा सा मेरा संदेह है, तो इसलिए उस सवाल को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। क्या इसमें किसानों की अधिकतम सीमा का भी कुछ अधिकतम सीमा भी नियत की गई है या फिर कितने भी किसान इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, अधिकतम सीमा तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, आप जितने किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकें, जितने किसानों की सेवा कर सकें, जिस सेवा करने के लिए और उत्पादन उनका एक प्लेटफॉर्म पे लाके सेल आउट करवाने का एक वो है मुद्दा, तो आप सीमा तो कोई नहीं है, कितने भी किसान आप जुड़वा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जितने किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें उतने ही किसान बेटर रहता है। तो ये सर हो गई संख्या की बात। अब एक बार थोड़ा सा हम दस्तावेजों के बारे में फिर से थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज इसमें किसानों को देने हैं। अभी कंपनी का गठन करने के लिए किसानों को आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उनके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए और उनका बैंक का एक स्टेटमेंट भी लगता है। साथ ही साथ में उनके नाम से जमीन अगर होती है तो उसका एक खेत की खतौनी भी लगती है, साथ ही साथ में फोटो लगती है। काफी किसानों के साथ एक समस्या सर ये है कि आज भी भारत के विभिन्न राज्यों में जमीन का जो बंटवारा है या फिर जो मालिकाना हक है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो क्या ये संभव है कि अगर किसी किसान के पिताजी या उनके दादाजी के नाम पे अगर जमीन है तो वो भी एफपीओ से जोड़ सकते हैं? एक्चुअल में पहली प्राथमिकता तो उन्हीं किसानों को दी गई है जिनके नाम से जमीन होती है, वही कंपनी का गठन कर सकती है।
नहीं तो जिनके पिताजी के नाम से भी जमीन है तो वो एक प्रोड्यूसर फॉर्म होता है, जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनसे उनको प्रमाणित करवाना पड़ता है, तो वो भी बन सकते हैं। क्या वो किसान एक ही क्षेत्र से होने चाहिए, एक जिले एक ब्लॉक, मुख्य रूप से एक ही ब्लॉक के प्रखंड के होने चाहिए या दूसरे प्रखंड के भी हो सकते हैं? अगर बेहतर देखा जाए तो एक कम्युनिटी मतलब एक जैसा उत्पादन करने वाले अगर किसान होते हैं तो वो बेटर होता है, क्योंकि हम हर चीजें तो नहीं कर सकते ना। तो वो एक अगर ब्लॉक से या एक, मैं तो ये कहूँगा कि अगर भारत सरकार इस पे विचार कर रही हो या और हमारे इसमें नियमावली बिल में शायद कुछ बदलाव हो, तो एक न्याय पंचायत पे अगर एक ही हमारा एपीयू होता है तो वो सफल होता है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, दो साल के जो अनुभव, 2-3 साल का जो अनुभव है, वो मैंने यही जाना है कि हम ज्यादातर किस गाँव को जोड़ लें या न्याय पंचायतों को जोड़ लें तो हम उन तक शायद हो सकता है रीच आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारी एक न्याय पंचायत है, एक न्याय पंचायत में आराम से 10 से 15 गाँव अगर होते हैं तो हम उनको आराम से उनको सेवाएं दे पाते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो ब्लॉक टू ब्लॉक इज बेटर एपीयू इन दिस फील्ड। जी जी, तो कहने का मतलब ये है सर कि इसमें एक व्यवहारिक समस्या है, अगर किसान दूर दूर के हों या फिर अलग अलग क्षेत्रों के हो, व्यवहारिक एक समस्या है। बाकी सर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि एपीयू की तरफ से? नहीं, कभी जैसे उनकी मीटिंग्स करानी हो, ट्रेनिंग्स करानी हो, जैसे बीओडीज की मीटिंग समय समय पर होती रहती है, ठीक है, किसानों की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो जब अगर मान लीजिए एक 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर मैक्सिमम अगर उसका केंद्र बीच में है, अपनी ऑफिस का या कोई केंद्र बना हुआ है, इनपुट यूनिट का कोई केंद्र ओपन हुआ है, तो वो थोड़ा अगर मीडियम में होता है तो उनकी रीच वहां तक हो जाती है। आराम से जब किसानों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है तो आराम से ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं, साथ ही साथ में। और जब किसान जोड़े जाते हैं ना तो आराम से जुड़ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा एक जानकारी का चीज और एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। क्योंकि क्या है कि अपने बाहरी व्यक्ति को किसी को अपने डॉक्यूमेंट देना पसंद नहीं करते हैं किसान, और खासकर जैसे बैंक पासबुक की बात आती है और आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की बात आती है, ठीक है, फिलहाल पैन कार्ड की तो जरूरत नहीं पड़ती है किसानों को जोड़ने के लिए, लेकिन आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, खेत की खतौनी है, ये देना थोड़ा सा बाहरी व्यक्ति को वो प्रीफर नहीं समझते हैं, मतलब उचित नहीं समझते हैं। सर फसलों के अलावा क्या पशुपालन और इन क्षेत्रों में भी एपीयू की शुरुआत की जा सकती है? हाँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ये एपीयूज है, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत बड़ा व्यवसाय है ये, किसानों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी और लेनी पड़ेगी। तो हमारे अधिकारीगण हैं वो बराबर इसके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, और समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा इसके बारे में जागरूक अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में मीटिंग्स भी होती हैं इसकी, उसमें भी बताया जा रहा है कि आप एपीयू से जुड़ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसको लीजिएगा। मछली पालन इन क्षेत्रों में एपीयू की शुरुआत की जा सकती है क्या? संभवतः नहीं। हाँ, बिल्कुल। मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मतलब ये सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं। अभी अगर पशुपालन की बारे में बात करें तो बहुत सारी अच्छी योजनाएं आ रही हैं जो शायद नस्ल सुधारने के लिए भी सहायक होंगी। जो छोटे भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी हैं जिनको आराम से एक एपीयूज कर सकते हैं रन। सर एक बहुत बड़ी समस्या ये है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की। तो जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि 5-10 किसानों ने जानकारी जुटाई और हर बार वो सफल ही हो गए एपीयू के गठन में। तो ये जो मार्गदर्शन है या फिर सहायता है एपीयू के गठन में, ये कहाँ से किसान ले सकते हैं? सबसे पहले तो अपने जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इनकी सूचनाएं जाके ले सकते हैं अपने किसान, ठीक है। और यूट्यूब भी एक माध्यम है, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि भिन्न प्रकार की अपनी जानकारियां शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए किसान। लेकिन अपने जिले स्तर पर अगर जाके अपने अधिकारियों से अगर इसके बारे में जानकारी लेंगे तो वो बेहतर जानकारी अपने किसानों को देंगे, ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर। और अगर सर संस्थाओं की बात करें जैसे कि नाबार्ड, SFAC, ये संस्थाएं भी एपीयू के गठन में मदद करती हैं, तो क्या यही संस्थाएं हैं या इनके अलावा भी कोई संस्थाएं हैं राज्य की? हाँ, इनके अलावा भी मेन तो जैसे अगर देखा जाए तो SFAC और नाबार्ड जैसी अच्छी संस्थाएं हैं
जो बहुत ही अच्छी तरीके से, पारदर्शिता तरीके से इनका गठन करवा रही हैं। और भी हैं आपकी NCDC है, और जाहिर सी बात है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें काम करती हैं, सहयोग करती हैं। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस है वो SFAC और नाबार्ड का है। जी, तो सर क्या ये इन संस्थाओं के या किसी भी संस्था जो कि FPO के गठन में किसानों की मदद कर रही है, वो वित्तीय सहायता भी देती हैं, जैसे कि अनुदान आदि? ये FPOs की बात कर रहे हैं आप? जी जी, अगर मान लीजिए किसानों ने FPO का गठन किया है किसी भी संस्था के माध्यम से, जैसे कि SFAC या फिर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे नाबार्ड के, तो क्या उन्हें किसी दशा में वित्तीय सहायता मिलती है, अनुदान आदि? देखिए, कोई भी एक होता है इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत तौर पर अपना FPO जिन्होंने गठन किया है, और एक होता है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गठन करवाई जाती है। जैसे भारत सरकार की एक योजना में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का पूरा भारतवर्ष में गठन करवाने का लक्ष्य दिया गया था, तो उसका गठन भी काफी हुआ है। और अभी राज्य सरकार का भी जैसे कुछ राज्यों में शायद राज्य सरकार भी बनवा रही है, तो इस तरीके से होता है। तो वो क्या है कि केंद्र सरकार के जो FPOs हैं उसमें और राज्य सरकार के जो FPOs हैं उसमें कुछ इसका मतलब जो अनुदान होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा अभी नहीं है। हाँ, अभी धीरे धीरे सरकार क्या है कि जो अच्छे इंडिविजुअल FPOs हैं उसमें पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी अनुदान की इक्विटी की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि उनको भी इक्विटी मिलना स्टार्ट हो जाए, जो एक मैचिंग ग्रांट होता है। जी जी, सर अगर मान लीजिए किसान शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ किसान, तो इसको किस लेवल पे यानी किस स्तर पे इसको शुरू करना सही होगा? मतलब मसलन 10 किसान 20, 50, 100 या एक ही बार बहुत बड़े स्तर पे शुरुआत करें, तो इसमें आपका क्या सुझाव देखिए, रहेगा? अभी ये किसानों की कंपनी है अगर देखा जाए तो, ठीक है, किसान ही इस कंपनी का गठन करते हैं। तो वो पहले छोटे स्तर से अगर इसका स्टार्टिंग करते हैं, और पहले से इसकी स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी क्या है कि प्लानिंग कर लें, रिसर्च कर लें। जितनी अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि देखिए केवल ये योजना केवल फार्म मशीनरी के लिए नहीं है। ये जो FPOs का गठन हो रहा है, कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं, मैं बोलना चाहूंगा, को किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, कि क्या है कि कुछ फार्म मशीनरी के लिए FPOs का गठन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। बाद में क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लायंसेस होते हैं इसके, और कंप्लायंसेस न कंप्लीट करने के चक्कर में फिर उनको बहुत सारी पेनल्टियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले इसकी पूरी जानकारी ले लें। है बढ़िया चीज, बहुत ही अच्छी चीज है ये FPOs, किसान उत्पादक संगठन, और देश में इसकी बहुत जरूरत है। जब किसानों का उत्पादन का एक संगठन बनेगा, तो जाहिर सी बात है अभी किसान अपनी फसल का कोई भी दाम सुनिश्चित नहीं कर सकते, बाहरी व्यक्ति उसका दाम मतलब सुनिश्चित करते हैं। तो अगर चाहिए हम लोग, क्योंकि नवयुवक हैं, अगर नवयुवक इसी तरीके से, इसी वजह से इस सेक्टर में नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक अगर भारत सरकार या राज्य सरकार या मान लीजिए एक अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है ये इसको समझने के लिए, तो जरूरी है मेरे जो भी नवयुवक, भारतवर्ष के नवयुवक हैं, वो इस फील्ड में जरूर आएंगे, और काफी आ भी रहे हैं, देखने को मिल रहा है। अपनी काफी नौकरियों को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा व्यवसाय कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, कृषि व्यवसाय से बड़ा। बस उसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जी, सर FPO की जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, हाँ सर बोल रहे थे आप अभी। जी, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि भारत सरकार प्राकृतिक खेती पर बहुत बड़ा जोर दे रही है, राज्य सरकार, भारत सरकार। तो इस आज के जमाने की बहुत नीड है, क्योंकि आने वाले समय में समझ रहे हैं कि अंधाधुंध अपने जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है खेती में। तो मिट्टी तो अशुद्ध हो ही रही है, साथ ही साथ में हमारा वायु भी है, ठीक है, जल भी है, ये भी अशुद्ध होते जा रहे हैं। तो ये अब समय आ गया है थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का, अपने आप पे काम करने का, और थोड़ा सा भूमि सुधार का काम करने का। इस पे बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस पे काम कर रहे हैं, उनके YouTube चैनल भी हैं। तो बहुत से किसान, सरकार भी अथक प्रयास कर रही है कि इस पे काम हो। प्राकृतिक खेती से करने से पहले जैविक खेती पर भी जोर दिया गया है, ठीक है।
तो कोशिश किया जाए कि थोड़ा सा खेती को उर्वरकता में थोड़ा सा अच्छे बनाने के लिए, या कैंसर से पीड़ित न हो हमारी आने वाली पीढ़ी, तो ये थोड़ा सा जहर हमको कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। और इसके लिए अगर अभी समय है हमारे पास, अगर हमने नवयुवक पीढ़ी ने अगर इसके बारे में नहीं सोचा, तो इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए ये और एक एफपीओ है वो बहुत सफल है इस क्षेत्र में, क्योंकि इनिशिएटिव लेने के लिए और कोई भी पायलट करने के लिए एक एफपीओ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जी जी, वाकई सर ये एक बहुत बड़ी सोच है जो समय के अनुरूप है। और दूसरी बात है कि आपका बहुत बड़ा आह्वान है, उम्मीद है कि किसान इस बात को समझेंगे। वाकई जी। सर एफपीओ की जो सफलता की कहानियां हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनमें इसके बहुत ही सकारात्मक पक्ष दिखाए जाते हैं, जैसे कि इससे किसानों का सशक्तिकरण होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, विभिन्न प्रकार से उनका सशक्तिकरण होता है। लेकिन जाहिर तौर पे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो बीच में आपने जिक्र भी किया था इस सवाल के पहले भी कि कुछ असामाजिक तत्व या फिर अनवांटेड ऐसे जो लोग हैं, एफपीओ के गठन की जो उनकी मंशा होती है वो गलत भी होती है। तो क्या ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जिसका ध्यान रख करके किसान एफपीओ के गठन की जो एक पहल था उससे अफसोस उनको ना करना पड़े? कौन से ऐसे नकारात्मक पक्ष हैं? पहली बात तो क्या है कि थोड़ा सा जब भी एफपीओ का गठन करते हैं तो एक पॉजिटिव सोच के साथ उसका गठन किया जाए। किसी भी लालच की वजह से या लोभ की वजह से एफपीओ का गठन ना किया जाए, क्योंकि अगर कुछ करना है तो वो एक आपका सहारा होगा, ठीक है, या चाहे वो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। और कोई भी चाहे, देखिए ऐसा तो है नहीं कि कुछ सीमित ही एफपीओ हो। आप देख रहे होंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एफपीओ का गठन हो गया है। तो अगर एफपीओ आपने बनाया है तो अपने बलबूते पर बनाया है, और आप बनाना भी चाहिए। और ज्यादातर जो अधिकारी हैं, ठीक है, आपने एफपीओ बनाया है तो पहल आपको करनी पड़ेगी। आपको विभागों में जाके जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको अपने रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई होती है सूचना, हो सकता है कि वो सार्वजनिक दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, कोशिश तो उन्होंने उनसे की जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको योजनाओं के बारे में, आपको अधिक से अधिक चीजों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर भी मतलब सेमिनार वगैरह या मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, तो उनमें आपको प्रतिभाग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिभाग न करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट से वंचित कर दिया गया, या मान लीजिए आपको बेनिफिट्स नहीं मिले। तो जब मीटिंग्स होंगी जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो आपको उन मीटिंग्स में जाना ही जाना जरूरी है। साथ ही साथ में जो भी आपको बताया जाता है या जो भी आपको एक्शन लेने के लिए बताया जाता है, तो आपको तो मोटिवेट होना ही है। साथ ही साथ में अपने जो भी निर्देशक मंडल हैं उनको भी मोटिवेट करना है, अपने किसान हैं उनको भी मोटिवेट करके चलना है। और बहुत सारी जैसे ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, ठीक है। एक किसान पर भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत पैसा खर्च करती है ट्रेनिंग्स पर, तो उस ट्रेनिंग्स पर गंभीर किसानों को ही भेजा जाए जो एक्चुअल में चाहते हैं कि कुछ अपना हम लोग खेती में कुछ कर पाएं, कुछ सीख पाएं। तो ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटीज के लिए किसान भेजे जाएं ट्रेनिंग्स के लिए, तो कुछ गंभीर किसानों की सूची पहले से ही आप तैयार करके रखें। दूसरा, जब भी आप जा रहे हैं, लगभग मुझे एक आइडिया है कि 10,000 एक किसान पर उसकी एक ट्रेनिंग पर खर्च होते हैं, जो उनका आना जाना रहना, ट्रेनिंग से एक्सपोजर विजिट व्हाटएवर, बहुत कुछ होता है। तो उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक उसका सदुपयोग होना चाहिए, और जो सीख के आए हैं उसका इम्प्लीमेंट अपने यहाँ आके, उसका जो भी सीख के आए उसको अपने यहाँ आके प्रयोग जरूर करना चाहिए। उससे क्या है कि जैसे सारी चीजें तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शुरुआत हो जाए तो वो बेटर होता है, क्योंकि एक चिंगारी ही काफी है अपने आप में बदलाव लाने। जी सर, वाकई जी, एक मोटिवेशन। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि इसका एफपीओ का गठन होता है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत होता है, तो जाहिर सी बात है जब इसके अंतर्गत होगा तो एक कंपनी जैसा ही है, एक व्यवसाय है जिसको, तो कहीं ना कहीं इसकी कार्य प्रणाली है वो भी एक कंपनी के जैसी ही होती होगी, उसी प्रकार का अनुशासन, उसी प्रकार का समर्पण। तो जब बात आती है कि आप कंपनी बना करके और कोई किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं,
तो उसकी मार्केटिंग भी करनी बहुत जरूरी है, उसके लिए बाजार को तलाश करना वो भी काफी जरूरी है। तो इनका ध्यान किसान कैसे रखे ताकि बढ़िया आपको मुनाफा हो सके? देखिए, कोई भी इंडिविजुअल एफपीओज हो या भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा गठित एफपीओज हो, उन सभी में एक जैसे ही रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं। उसमें 10 जैसे 5 डायरेक्टर्स, 5 प्रमोटर, 10 लोगों उसको बनाते हैं। जाहिर सी बात है, उन्हीं में से एक चेयरमैन का भी गठन होता है, सचिव का भी गठन होता है, और एक एज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का भी चुनाव होता है। तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल पर भी यही चीजें होती हैं, और अगर राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो गठित हो रहे हैं एफपीओज, उसमें भी यही पूरी गाइडलाइन होती है। एक अकाउंटेंट भी होता है, तो उसमें ऑफिस होती है, और ऑफिस का जो निर्माण किया जाता है वो एक मार्केट को देखते हुए कि मार्केट अगर होना चाहिए वहां कम से कम 25 से 50 या 25 से 30 गांव के हमारे किसान हैं, वो कनेक्टिविटी उनकी होनी चाहिए, जहां वो आराम से आके अपना जो भी सामान होता है ना, या रीचेबल होती है, कोई भी जानकारी लेनी हो या कोई भी अपना जैसे इनपुट का सामान है, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है, एक साथ तो इनपुट बंद नहीं कर सकते। अभी हम बात कर रहे थे जैविक और प्राकृतिक खेती की, नहीं तो एक साथ बंद कर देंगे तो हमारा श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपने एफपीओज के माध्यम से उनको धीरे धीरे जागरूक किया जाए, और उनका जो उत्पादन है एक साथ न बंद करवा के धीरे धीरे कम करवाया जाए। तो जैसे इनपुट यूनिट की हम बेनिफिट्स किसानों को दिलवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। जी सर, अब मार्केटिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए सर? क्योंकि देखिए, आपने उत्पादन तो कर लिया, लेकिन उसको बाजार तक ले जाना ही अल्टीमेट आखिरी मकसद है, और वहां ले जा करके अच्छा मुनाफा कमाना। तो मार्केटिंग की क्या रणनीति होनी चाहिए, और बाजार से कैसे अभी बहुत सारे बायर्स मीटिंग हो रहे हैं, सेलर्स मीटिंग हो रही हैं, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिसमें जाके बायर्स काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो कंपनी एक्ट के थ्रू एफपीओज गठित हुए हैं या एफपीओज बने हुए हैं, उनके साथ टाई अप करना चाहते हैं। देखिए, आप अगर अच्छा उत्पादन करते हैं, अगर अच्छा उत्पादन नहीं है तो अच्छा उत्पादन पैदा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम आगरा की अगर बात करते हैं, तो अभी बायर सेलर्स मीटिंग का गठन हुआ था। उसमें कम से कम विदेशों से भी बायर्स आए हुए थे, अपने भारतवर्ष के कई शहरों से बायर्स आए हुए। काफी 2 दिन का वो था बायर्स मीटिंग। काफी अच्छा प्रतिभाग किया सभी ने, जो एफपीओज थे उन्होंने भी किया, किसानों ने भी किया, साथ ही साथ में जो बायर्स थे उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। तो क्या है कि वो आने के लिए तैयार हैं, वो एमओयू साइन करने के लिए तैयार हैं। बस जो वो अपेक्षाएं करते हैं उस क्वालिटी का उनको माल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी है हमें। जी, तो बढ़िया। वो तो ये भी चाहते हैं कि हम एक्सपोजर, जाहिर सी बात है, हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करवाना, साथ ही साथ में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारना, ये बहुत जरूरी है। तो वो लेने के लिए तैयार है। अभी एक हल्दीराम कंपनी के एक बायर्स थे, तो उन्होंने बताया कि आप अपने ये चिप्सोना एक एलआर क्वालिटी का आलू होता है, अगर आप ये पैदा अपने किसानों से करवाते हैं तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम उस क्वालिटी वो पैसा उनको किसानों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाँ, मैं कहीं यही सवाल आपसे पूछ रहा था सर कि गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है किसानों को, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से या फिर एफपीओ के माध्यम से, अगर जो भी उत्पादन कर रहे हैं जिस भी चीज का, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें, तभी वो बाजार में उसको कोई एक्सेप्ट करेगा, उसको खरीदेगा। वाकई तो ये काफी एक लुल्लू ग्रुप, एक अभी इस मीटिंग में लुल्लू ग्रुप मैन थे, जिनके माध्यम से काफी स्टॉल वगैरह भी लगी हुई थी, तो उनको विजिट भी किया गया था। तो लुल्लू ग्रुप सामने निकल के आ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि किन फसलों के साथ में या पशुपालन जो भी हो, किसके साथ में अगर एफपीओ की शुरुआत करें तो आपके हिसाब से बेहतर मुनाफा होगा अन्य एफपीओ के गठन के मुकाबले? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। आप किसी भी एक क्षेत्र को, कम्योडिटी को लेके अगर काम करते हैं, आपके यहाँ जिस चीज की अधिकता है, एक जैसा उत्पादन करने वाला है,
उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ उसका उत्पादन नहीं है, आप अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये की जाए कि कम्युनिटी जिसकी ज्यादा है उस पर अगर आप एपीयूज बनाते हैं, गठन करते हैं प्लानिंग के साथ, तो वो बेटर हो। और लास्ट में मुझे यही बताना है कि देखो, मैं भी एक किसान ही हूँ और मैं भी एक किसान का बेटा ही हूँ। जाहिर सी बात है, जब तक हम लोग किसानी पुरानी पद्धति के साथ तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट करना है। ठीक है, उसका भी सहारा लेना है। साथ ही साथ में हमें क्या है कि कुछ नया करके भी देखना है, क्योंकि हम फसल चक्र कभी बदलते नहीं है। ठीक है, बहुत से किसान मिट्टी की जांच कभी कराते नहीं है, सॉइल टेस्टिंग कराते नहीं है। तो ये क्या है कि हमें ये सारी चीजों पे पहले ध्यान देना है, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से कोई काम किया जाता है तो तभी उसका असर होता है। जैसे अगर मान लीजिए डॉक्टर्स दवा देते हैं तो पहले टेस्टिंग करते हैं, जांच इसलिए करते हैं कि हम एक्चुअल में जो दवा दे रहे हैं वो एक्चुअल में दवा उसका असर हो, मर्ज पकड़ में आए और उसी की दवा दी जाए। ऐसे ही ये मिट्टी की जांच है ना, वो एक मर्ज है पकड़ने का। ठीक है, तो मिट्टी की जांच सबसे पहले करवाई जाए, पानी की जांच करवाई जाए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे मिट्टी में कौन से न्यूट्रिशन है वो कम है, कौन से पोषक तत्व हैं वो कमी है, कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी अधिकता है, उसको एक मैनेज किया जाए, इसको एक एवरेज किया जाए। ठीक है, ये सब चीज करने के बाद हम भूमि सुधारक पे भी काम करना चाहिए। और एक ऐसी चीज है भूमि सुधारक, ये हम अगर YouTube पे भी देख लीजिएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप थोड़ा थोड़ा अगर करके सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो श्योरली उसका असर पड़ता है। क्योंकि ये चीजें हमने भी एडॉप्ट करके देखी हैं, हमने भी करके देखी हैं, काफी अमेजिंग इफेक्ट पड़ के, मतलब कहते हैं ना कि एक जग बीती आप सुनना पसंद करोगे या आप बीती, तो मैं आप बीती अपने आप को सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जग बीती झूठी हो सकती है, आप बीती कभी झूठी नहीं। तो ये चीजें हैं कि आप स्वयं दवा भी बना सकते हैं, आप स्वयं खाद भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हम खरीद रहे हैं दुकानों से, उसको भी तो कोई बना रहा होगा। तो ये चीजें आप स्वयं बना सकते हो। आप कहते हैं ना, हमको स्वयं का डॉक्टर बनना है, हमको स्वयं का डॉक्टर बनना है, तो अपने भूमि का भी हमें डॉक्टर बनना है। इस चीज का आप हमें सभी को ख्याल रखना है, क्योंकि सारी चीजें हमारे आसपास में हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी वेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। रिसाइकलिंग इसीलिए होता है कि उसका रीयूज होता है, तो रिसाइकलिंग है, उसका प्रयोग करना है। हर चीज सदुपयोग की है, बस हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।